हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा एमसीक्यू चैनल। और इस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी, आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इस सीरीज़ में हम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हर एक प्रकार के एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करते हैं और इसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, है ना। क्योंकि अभी ये मॉडल पेपर चल रहा है, इसके पहले आपने टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन देखा होगा, सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। और अभी जो होने वाला है ये रहेगा आपका मॉडल पेपर नंबर 26। ये कंप्लीट देखेंगे, कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है और ये पूरी तरीके से हर एक फार्मासिस्ट एग्जाम में हेल्प करेगा, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का रहे, नेशनल लेवल का रहे या डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी अगर कोई फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम आती है, सभी में हेल्प करने वाला है। बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। आज का जो क्वेश्चन रहेगा इसमें केमिस्ट्री से थोड़े टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और बाकी उसी लेवल पर देखेंगे जैसा प्रीवियस ईयर में फार्मासिस्ट के पेपर्स में देखा गया है ना। तो ये कंप्लीट करेंगे और हर एक प्रकार, है ना। यहाँ पर देखो, आज मॉडल पेपर नंबर 4 और इस पूरे सीरीज का पार्ट नंबर 26 होने वाला है। देखते हुए चलना। इसके पहले के भी वीडियोस को एक बार जाकर देखना। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास मैं आप सभी को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द क्लास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैं स्किप करता हूँ, है ना। मैं बोर्ड में उसका नंबर लिखता हूँ, क्वेश्चन का नंबर, और आपसे ये बोलता हूँ कि आपको उस क्वेश्चन का कमेंट करना है, ठीक है। उसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है, सही आंसर क्या निकलेगा। आज के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, देखो हम इसके क्वेश्चन देखेंगे और उसके एक्सप्लेनेटरी पार्ट में आज ज़्यादा समय दूंगा। मैं एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो चालू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। फार्माकोलॉजी से निकल कर आ रहा है, विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, है ना, इनमें से कौन सा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, हैज द वीकर या वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर एक्शन, ठीक है। देखो कौन सा ड्रग है भाई, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, लेकिन इसमें क्या मिल रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट को भी इनहिबिट करने का पावर है, लेकिन कम, है ना। तो क्या निकलेगा यहाँ पर ऑप्शन देखो, लेवेटिरासिटेम की बात करते हैं या जोनिसामाइड निकल कर आएगा, टोपिरामेट आ जाएगा या लेमोट्राइजिन। तो याद करो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कौन सा आएगा यहाँ पर, टोपिरामेट, है ना। टोपिरामेट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एपिलेप्सी में भी यूज होता है, साथ ही साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर के तौर पर भी काम करेगा, है ना। देखते हुए चलना। यहाँ पर वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेट एक्शन होता है, ब्लॉक करता है ग्लूटामेट रिसेप्टर को, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है और जिसके कारण गाबा में एनहांसमेंट मिलता है, मतलब हमारे बॉडी में क्या मिलेगा, सेडेटिव एक्शन मिलेगा, है ना, सेडेटिव एक्शन मिलेगा जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्पोनिया मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, रिड्यूस हो जाता है रेस्पिरेटरी रेट, या इरिटेशन ऑफ द ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल्स, या ब्रेथलेसनेस, या जिसको हम डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं। देखना डिस्पोनिया क्या निकल कर आएगा। डिस्पोनिया किससे रिलेटेड होता है, लंग्स से। याद करना कि एक ऐसा कंडीशन जहां पर ब्रेथलेसनेस, है ना, सांस लेने में परेशानी होगी। अब कमेंट करके बताना अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ चुका है ना, नॉर्मल से ज्यादा हो गया है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कम हो गया है तो क्या बोलेंगे, ठीक है। ये एक बार जरूर से कमेंट करना। और एक एडल्ट, एक हेल्दी पर्सन का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, पर मिनट कितना रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। चलो ये क्लियर कर लो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एंटीबॉडी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्लूटिनेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड एग्लूटिनेशन के लिए कौन सी एंटीबॉडी यहाँ पर रहेगी, बताओ। IgA बोल रहा है, IgD, E या IgM निकल कर आएगा, है ना। तो देखो टोटल 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, टोटल 5 प्रकार के G, A, M, E और D, है ना। तो इसमें से अगर देखोगे A जो होता है वो सिक्रेटरी होता है, ठीक है। क्या होगा, सिक्रेटरी एंटीबॉडी होता है। हमारे बॉडी में स्वेट हो रहे हैं या
और भी सलाइवा हो रहा है या मान के चलो जैसे मदर मिल्क है, उन सभी से सिक्रेट होते हैं। इसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई की बात करो तो ये क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आईजीएम जो होता है ना, ये ब्लड एग्लूटिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और सबसे पहले इम्यूनिटी है ना, सबसे पहला प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स यही तय करता है, यही बताता है, ध्यान रखना है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच इफेक्ट इज गिवन बाय एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन किस तरीके का एक्शन देता है जी, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट देता है, एड्रिनर्जिक इफेक्ट देगा, सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट या निकोटिनिक इफेक्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी इसका क्लासिफिकेशन याद होगा, एएनएस का क्लासिफिकेशन, आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ना। क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही इसका आंसर निकाल कर बता दो। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट देता है ना। एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट है ना, हार्ट रेट को स्लो करता है, ये क्लियर करते हुए चलना। मस्कारेनिक रिसेप्टर, बाय एक्टिवेटिंग द मस्कारेनिक रिसेप्टर है ना, opens the acetyl choline activated potassium channel है ना, जिसके कारण भाई साइनस नोड से जो फायरिंग्स है वो स्लो हो जाएंगे। और इन जनरल अगर देखा जाए एट द लास्ट स्टेज तो हार्ट रेट यहाँ पर आपको स्लो होते देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है ना। चलो ये क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, A complex of sulfated sucrose, aluminium hydroxide used in peptic ulcer। पेप्टिक अल्सर के तौर पर किसका इस्तेमाल करते हैं जी, इस पेप्टिक अल्सर के कंडीशन में कौन सी दवा का इस्तेमाल होगा, सुक्रालफेट का इस्तेमाल होता है या ओमेप्राजोल यूज कर रहे हैं, फेमोटिडीन या रेनिटिडीन। याद करो कौन से ड्रग्स हैं, किस किस कैटेगरी में यूज कर रहे हैं। ओमेप्राजोल है ना, ओमेप्राजोल कहाँ चला जाएगा, प्राजोल वाले ड्रग्स हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ना। फेमोटिडीन, रेनिटिडीन ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हैं। तो एक बार क्लासिफिकेशन रिमेंबर करोगे तो आपको पूरा ये याद आ जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर करना। यहाँ पर सुक्रालफेट के साथ चलेंगे है ना। सुक्रालफेट कॉम्प्लेक्स है, अगर इसका सस्पेंशन आता है कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है और सल्फेटेड सुक्रोज भी है ना। साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट होता है जी, जो म्यूकोसल लाइनिंग होता है ना, जो हमारे स्टोमक में म्यूकोसल लाइनिंग होता है जो हमको एसिड से बचाता है, इसका काम है उसी फिजिकल बैरियर को और स्ट्रांग बनाना, ठीक है। और स्ट्रांग बनाना, एक प्रोटेक्टिव एक्शन देता है जिससे जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो और ठीक हो सके और हेल्दी हो सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एसोसिएटेड विथ फ्लेबाइटिस। बताओ फ्लेबाइटिस किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है, किस तरीके से एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो फ्लेबाइटिस वाला कंडीशन मिल रहा है। पहली बात तो समझना ये जरूरी है, फ्लेबाइटिस होता क्या है। देखो एक ऐसा कंडीशन जहां पर हमने इंजेक्शन दिया हुआ है, सिरिंज लगाया हुआ और उस पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग होने के चांसेस होते हैं ना। तो सब क्यूटेनियस देते हैं, इंट्रावेनस देंगे या इंट्रा स्पाइनल या इंट्राड्यूरल की बात करेंगे। अभी आपको बताया हुआ था कि जहां पर हम इंजेक्शन दे रहे हैं वो पर्टिकुलर जगह ना, मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया कि अगर हम किसी पर्टिकुलर वेन में दे रहे हैं ना, किसी वेन में अगर हम दे रहे हैं तो उस वेन और उसके आसपास में अगर स्वेलिंग हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसको अपन फ्लेबाइटिस बोलते हैं। और इंट्रावेनस अगर दिया जाएगा है ना, आईवी देते हैं तो उस कंडीशन पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलो देख लो, आराम से क्लियर कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव इज टॉपिकली यूज्ड फॉर एलोपेशिया। एलोपेशिया मतलब हेयर लॉस, ठीक है भाई। इनमें से कौन सा ऐसा हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ना, हाइपरटेंशन में यूज होने वाला, इसमें से कौन सा ड्रग है जिसका यूज हम हेयर लॉस के कंडीशन में कर सकते हैं, ठीक है। टकलापन, जो गंजापन बोला जाता है, एलोपेशिया, उसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इनालाप्रिल,
मिनॉक्सिडिल, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या लाबेटालॉल। बहुत इजी है, आपने इस ड्रग के बारे में पढ़ा होगा केडीटी में कि इस ड्रग का साइड इफेक्ट होता है हेयर जनरेशन। ठीक है, मिनॉक्सिडिल इस ड्रग को लंबे समय से अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ना, तो इसलिए इसका साइड इफेक्ट है, इस कारण से इस ड्रग को हम इस्तेमाल करते हैं हेयर लॉस के कंडीशन में, यानी एलोपेशिया के कंडीशन में। देखो तो किसी दवा का जो नेगेटिव इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है ना, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आ रहा है। ठीक है, स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ को, ये क्लियर करते हुए चल लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइपरग्लाइसीमिया इज अ कंडीशन, है ना। हाइपरग्लाइसीमिया इस कंडीशन में क्या होता है, ऑप्शंस पढ़ेंगे। इंक्रीज होता है लेवल ऑफ द ब्लड शुगर, अगला बात करेंगे इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन, इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लाइकोजन या डिक्रीज लेवल ऑफ ब्लड शुगर। नहीं, एक चीज क्लियर करेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया तो दो ऑप्शन तो तुरंत काट दो, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, है ना। इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लाइकोजन और इंसुलिन तुरंत ही कट जाएगा। देखो हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा, एक बहुत ही बेसिक चीज आपको बता रहा हूं, है ना। हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो अगर किसी चीज का, किसी भी मिनरल, किसी भी चीज का अगर क्वांटिटी हमारे ब्लड में या नॉर्मल रेंज से अगर क्वांटिटी बढ़ता है तो उसको हम हाइपर वाला कंडीशन लेकर चलते हैं ना। तो अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल यानी ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ गया है, नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है, तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। अगर हाइपो होता तो क्या होगा, जहाँ पर हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज से कम हो गया, वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, चलो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया भाई बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसिटाइल कोलिन क्या होता है, कोलिनर्जिक ड्रग होता है, एड्रिनर्जिक ड्रग होता है, सिंपैथो माइमेटिक ड्रग होता है या निकोटिनिक ड्रग होता है। तो अभी तो हमने देखा हुआ था इसका मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म में देखे थे, उसी से ध्यान हो जाएगा। या ड्रग क्लासिफिकेशन है तो वहां से तुरंत समझ में आ जाएगा भैया एसिटाइल कोलिन। देखो अगर कभी ध्यान नहीं भी आता है, कभी बाय चांस कभी कंफ्यूज हो जाते हो, कोलिनर्जिक के जगह एंटी कोलिनर्जिक अगर दिमाग में आ जाए तो ध्यान रखना एसिटाइल कोलिन, है ना, कोलिन और कोलिनर्जिक। देखो यहाँ पर कोलिन CHOLIN, यहाँ पर भी CHOLIN कोलिन। तो एक ये तरीका हो सकता है, अगर कभी हड़बड़ी में भूल गए तो याद करने का ये भी एक तरीका बन सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्लीस्ट फार्मेसीज वेयर नोन एज, ठीक है, पहले जो फार्मेसी शॉप्स हैं उसको एंशियंट टाइम में क्या बोला जाता था, मेडिसिन पॉइंट बोलते थे, फार्मेसी बोलते थे, है ना, ड्रग स्टोर बोलते हैं या एपोथेकेरी शॉप के नाम से जानेंगे। पहले के जमाने में देखो मेडिसिन पॉइंट तो अभी भी नहीं बोला जाता, फार्मेसी अभी बोलते हैं ना, अभी इसको फार्मेसी बोलते हैं। एंशियंट टाइम में इसको एपोथेकेरी शॉप बोला जाता था, क्योंकि वहीं पर सब कुछ होता था। डॉक्टर नहीं है तो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट ही भाई देखेगा, वही काउंसलिंग भी करेगा और वही मेडिसिन भी दे रहा था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। डेक्स वाज एस्टैब्लिश्ड एज द मिनिमम क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल टू रजिस्टर एंड प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट इन इंडिया। इंडिया में एज अ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन और आफ्टर रजिस्ट्रेशन फार्मेसी प्रैक्टिस करने के लिए यानी मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, है ना, एज अ फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या होगा, बैचलर इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, PhD या M.Pharm, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कमेंट करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1261, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट करके बताना, यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। माउथ वॉशेस अल्सो पॉपुलरली नोन एज, माउथ वॉश को और क्या कुछ बोलते हैं बताएंगे, है ना। और क्या बोल सकते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ओरल क्लिंजर्स बोल सकते हैं, लिक्विड डेंटिफ्राइजेस बोल सकते हैं, या माउथ सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। क्या निकलेगा यहाँ पर सही आंसर भाई, ओरल क्लिंजर, है ना। ओरल क्लिंजर, माउथ वॉश की बात कर लो, ओरल क्लिंजर भी बोल सकते हैं,
माउथ बाथ भी बोला जा सकता है ना, माउथ बाथ बोलेंगे, माउथ वॉश बोल सकते हैं, या ओरल राइंस, ओरल क्लिंजर, माउथ राइंस, ये सब भी बोल सकते हैं ना। तो जरूर से इसके जो दूसरे नाम हैं सिनोनिम्स को भी ध्यान में रखना। क्या पता आपसे कभी ऐसा पूछ दे ओरल राइंस, जान रहे हो सब कुछ लेकिन सिर्फ नाम नहीं पता होने के कारण आपका एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया ना। तो इन सब चीज़ों को जरूर से एक बार ध्यान में रखना, इन सब चीज़ों से बच के रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी क्वेश्चन। फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, भाई प्रोफेसर महादेव लाल सराफ जी को बोला जाता है ना। आचार्य पीसी रॉय, तो इनका बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स था। सुश्रुता चरका, इन सभी को हटाते हुए चलो, है ना। प्रोफेसर महादेव लाल सराफ जी, जी हाँ, इसलिए क्यों बोला जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही फार्मेसी के एजुकेशन को इंडिया में डेवलप किया, यानी फार्मेसी का कोर्स इंडिया में इन्हीं के बदौलत है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे पहले फार्मेसी का कोर्स ओपन किया गया था जिसका नाम था बीएससी फार्मेसी, है ना। बीएससी फार्मेसी 3 साल का था। उसमें अलग अलग प्रकार के जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री था, फार्माकोग्नोसी था और फार्मेसी करके 3 सब्जेक्ट्स मेजर पढ़ाए जाते थे। फिर धीरे धीरे उसको डेवलप किया गया, फिर आगे आकर फिर मास्टर्स भी हुआ और फिर उसके बाद फिर इसको बीएससी फार्मेसी से बैचलर ऑफ फार्मेसी भी बना दिया गया, है ना। तो ये देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1264, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विस के अंदर क्या कुछ आता है। प्रिवेंटिव, है ना, प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंशन, बचाव करना, रोकथाम के लिए पहले से ही उससे दूर रहना, बच के रहना, आइसोलेट रहना। जैसे कोविड-19 था, तो कोविड-19 में उस समय आप सभी ने देखा होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो डिजीज होने से पहले ही अगर हम उससे बच सकें, वो प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो प्रिवेंशन हम किस प्रकार से दे सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आ सकते हैं। पहला, हेल्थ प्रमोशन कैंपेन, ठीक है। हम किसी विलेज में, किसी ट्राइबल एरियाज में जाकर हेल्थ प्रमोटिंग कैंपेन कर सकते हैं। या हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज, ठीक है, कि हम जैसे हम जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करने जा रहे हैं तो हम उस डिस्ट्रिक्ट को पूरा सर्वे करेंगे कि वहाँ पर पेशेंट किस किस प्रकार के हैं, किस किस प्रकार की बीमारियाँ वहाँ पर फैल रही हैं। तो ये दोनों सही निकल कर आ जाएंगे, दोनों के दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। दूसरा, मॉनिटरिंग ऑफ द ड्रग यूटिलाइजेशन, हाँ जी, कौन कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। भाई अब देखो, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है रायपुर डिस्ट्रिक्ट, अब रायपुर डिस्ट्रिक्ट में मान के चलो भाई 1 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, 1 लाख लोग एक पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, तो हम ये देखेंगे ना कि कौन सी दवा सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है पीपल्स के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, तो पता चलेगा कि किस तरीके का बीमारी हो रहा है ना। तो हम उससे बच सकते हैं, बड़ी आने वाली बड़ी महामारी जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है ना। तो ये सारे के सारे यहाँ पर सही निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग आर द प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड रीजन, है ना, फॉर पुअर एडहेरेंस, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड रीजन बोल रहा है ना। चलिए पहला बात करेंगे, लेजिबल और इनएक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन, ग्रेटर नंबर ऑफ मेडिकेशंस, मोर देन 2 डोजेस पर डे, या लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, अनकेयरिंग स्टाफ एंड अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट। देखो प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड अगर इनकम्पेटिबिलिटी देख रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड अगर एरर देख रहे हो, तो एक चीज देखो, इनएक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन, अगर प्रिस्क्रिप्शन सही तरीके से नहीं लिखा है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। दूसरा, ग्रेटर नंबर ऑफ मेडिकेशन, भैया आप खुद ही अपने आप में देखे होंगे, कुछ हल्का फुल्का कुछ बीमारी हुआ है, डॉक्टर के पास गए, बड़े हॉस्पिटल गए, ठीक है, इलाज करवाए, डॉक्टर को 500-700 रुपए का ओपीडी चार्ज दिया। अब डॉक्टर लिख कर देगा 10 ठो मेडिसिन,
बोलेगा ये गैस की दवा है, इसको इतने टाइम खाना है, खाली पेट खाओ। तो ऐसे कुल मिला के 10-12 दवा दे दिया और बिल बन गया आपका 1-2 हज़ार 3 हज़ार का। तो ये भी एक निकल कर आ रहा है कि मिनिमम से मिनिमम मेडिसिन में पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहिए, है ना। मोर देन 2 डोज पर डे, भाई हर दिन का डोज कितना ही रहता है, 2 ही रहता है ना, एक सुबह और एक मतलब एक दोपहर और एक रात में रहता है, ठीक है। बहुत ऐसे रेयर कोई मेडिसिन रहेंगे जिसमें 3 डोज मिलता है, ठीक है। तो ये सभी यहाँ के सही निकल रहे हैं। एक्सेप्शनल बोला है ना, एक्सेप्शनल, तो ये नहीं, ये तो लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, ये फार्मेसी की गलती है ना, ये जो प्रॉब्लम है ये फार्मेसी का मिस्टेक है कि भाई हमको पेशेंट को ज़्यादा देर तक वेट नहीं करवाना है, क्योंकि देखो पेशेंट डज नॉट हैव पेशेंस, पेशेंट के पास कभी से पेशेंस नहीं रहता है ना। तो उसको वेट नहीं कराना है, जल्दी से जल्दी स्टाफ को बताते हुए कि भाई जल्दी जल्दी आपको मेडिसिन देते हुए चलना है और पेशेंट को बिल्कुल डिले नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है ना, फेरस इन द फेरस आयोडाइड सिरप, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, अगर हम इसको फेरस आयोडाइड सिरप बना रहे हैं तो किस तरीके से काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्शन देता है ना, सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, हेमेटिनिक काम करता है या प्रिजर्वेटिव की तरीके से काम करेगा, है ना। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड यूज किया, एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन से बचाने का काम करेगा, है ना। और कौन कौन से इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट निकल कर आ रहे हैं, तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ये सब चीज पढ़ा भी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट और नाइट्रोजन, है ना। अधिकतर ये कुछ ऑफिशियली इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। बताया हाइपोग्लाइसीमिया जहां पर क्या हो गया, ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में कम हो गया है। तो बोल रहा है पुअर कंडीशन, हेडेक होगा और डबल विजन, चीजें आपको 2-2 दिखने लगेंगी, या अनकॉन्शियस एंड सीजर्स, ठीक है, बेहोशी आ जाएगा और सीजर्स, बीच बीच में जर्किंग आते रहेगा बॉडी में, ठीक है, ऐसे हाथ पैर हिलने लगेगा, सीजर्स आने लगेंगे। अगला बोल दिया पुअर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, पुअर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर भी आ गया और कंफ्यूजन होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, स्वेटिंग होगा, ठीक है, क्या हो रहा है, पसीना आना, ठीक है। और इसके बाद ट्रेमुलोसनेस निकल कर आएगा, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, मूड चेंजेस, हंगरी, है ना, भूख लगेगा और वीकनेस होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, है ना भाई, ये सब निकल कर नहीं आने वाले, है ना। ये सब सीएनएस से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन पर कंफ्यूजन समझ में आ रहा है, पुअर कंडीशन समझ में आ रहा है, सीजर समझ में आ रहा है, ठीक है। ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी के साथ चल लो, हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन में ये सभी सिम्टम्स आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फैमिली ऑफ गूगल, इस प्लांट का फैमिली बताएंगे यहाँ पर, स्ट्रासिया की बात करेंगे, अम्बेली फिरेई की बात करेंगे, लेग्यूमिनोसी या बर्सेरासिया, क्या निकल कर आएगा, गूगल, है ना। बहुत ही पॉपुलर ड्रग है, फार्माकोग्नोसी में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, है ना। बर्सेरासी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। चलो ओलियो गम रेजिन होता है, ये क्लियर करते हुए चलना। बेसल पार्ट लेते हैं, स्टेम बार्क लिया जाता है, कॉमीफोरा विगिटी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मियाडोन सैफरॉन सीड इज एन एग्जांपल ऑफ, बताओ कौन सा एल्कोलाइड है जी। इसका एल्कोलाइड का क्लासिफिकेशन हल्का सा ध्यान रखो, एल्कोलाइड का क्लासिफिकेशन, ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन, है ना। बेसिक तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहला बात करेंगे, अमाइनो एल्कोलाइड होता है, पायरिडीन एंड पाइपेरिडीन एल्कोलाइड होता है, क्विनोलिन एल्कोलाइड होगा या इमिडाजोल एल्कोलाइड निकल कर आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर सही आंसर, तो अमाइनो एल्कोलाइड्स, है ना, क्लियर करेंगे जी। अमाइनो एल्कोलाइड्स मियाडोन सैफरॉन की बात करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन अर्जुना, इसमें से कौन सा अर्जुना में प्रेजेंट नहीं रहता, ये बताने बोल रहा है। तो पहला स्किलैरिन ए होता है या
टोमेनटोसिक एसिड होगा, अर्जुनिक एसिड होता है, या इलाजिक एसिड निकल कर आएगा। कौन सा नहीं रहेगा, एक्सेप्शनल पूछ रहा है, जरूर से ध्यान में रखना है ना। तो स्किलेरन की बात करते हैं, स्किलेरन यहाँ पर नहीं रहेगा, बाकी सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। स्किलेरन कहाँ पर रहेगा, स्क्विल में रहता है ना, स्क्विल में रहेगा स्किलेरन, ये हटा दो। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत निकल कर आएगा, ठीक है। चलो ये क्लियर करना। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डिटेक्शन ऑफ कैफीन, ठीक है। कौन से टेस्ट से हम कैफीन का डिटेक्शन, कैफीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेन उर्क टेस्ट से, थैलोक्विन टेस्ट, म्यूरेक्साइड टेस्ट, या वैगनर टेस्ट, है ना भैया। देखो ये केमिकल टेस्ट चाहे अल्कोलॉइड के ले लो चाहे ग्लाइकोसाइड के ले लो, अगर कोग्नोसी पूरा देखते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या कुछ बनेगा। जैसे मैं अल्कोलॉइड और ग्लाइकोसाइड के लिए एक कॉमन चीज बता रहा हूँ, उनका पहली बात तो क्लासिफिकेशन, ड्रग का आपको यहाँ पर उसका फैमिली, उसका बायोलॉजिकल नेम, उसका केमिकल कंपोजिशन और केमिकल टेस्ट, इतना याद कर लो, इतना सफिशिएंट रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, म्यूरेक्साइड टेस्ट की बात करेंगे, है ना। चलो म्यूरेक्साइड टेस्ट निकल कर आएगा जी, ध्यान में रख लो। नेक्स्ट बात करेंगे, द बिटरेस्ट सब्सटेंस इन जेंटियाना ल्यूटिया, ठीक है। इसमें सबसे कड़वा किस कारण से होता है, कौन सा केमिकल है जो एक बीटर टेस्ट देता है, कड़वा स्वाद देगा। तो ऑप्शन यहाँ पर अमरोजेंटिन की बात करते हैं, जेंटियानिन की बात करेंगे, जेंटिसिन या जेंटियोजेनिन, क्या निकलेगा यहाँ पर सही आंसर बताओ। अमारोजेंटिन, है ना। बीटर टेस्ट अमारोजेंटिन के कारण होता है, बीटर ग्लाइकोसाइड होगा जी, क्लियर करते हुए चलेंगे। चलो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज माइडेन हेयर ट्री। माइडेन हेयर ट्री किसको बोलते हैं, डिजिटालिस को बोलेंगे, जिंको को बोलते हैं, जिंजको को बोलते हैं, थिवेटिया को बोलेंगे, लिकोराइस को बोला जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है जी। मेडन हेयर ट्री बताते हुए चलेंगे। क्या हो गया, रुक जाओ ना प्लीज, बहुत लैपटॉप चाहिए, 2-3 दिन के लिए। कौन सा वाला, वाला। अरे यार उसमें नर्सिंग का बहुत सारा वो है, नंदिनी की मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, क्लास लग जाना है। लैपटॉप नहीं दे पाऊंगा यार, लैपटॉप मैं दूसरा अरेंज करके दे दूंगा आपको। कब देगा? रुको ना, इसको रिकॉर्ड करके देने दूंगा, टारगेट चल रहा है मेरा, 11:30 में निकल जाऊंगा बाहर। आया हुआ है ना उसके बाद। रुकने बोलो थोड़ा सा, रुकने बोलो थोड़ा सा, तो निकल के फिर बता। हाँ चलिए। तो इस क्वेश्चन का भाई कमेंट करना है 1273, क्वेश्चन नंबर 1273 कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो यहाँ से स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिंग प्रेजेंट इन द विटामिन के स्ट्रक्चर। विटामिन के में कौन सा, है ना, अगर विटामिन के का स्ट्रक्चर देखते हो तो कौन सा रिंग प्रेजेंट रहेगा ये बताने बोल रहा है। पहला नेप्थोक्विनोन रिंग रहता है, क्रोमेन रिंग रहेगा, बीटा आयोनिन रिंग रहता है, या स्टेरॉइडल रिंग रहेगा। तो विटामिन के की बात करेंगे, विटामिन के में कौन सा है, स्ट्रक्चर देखोगे तो नेप्थोक्विनोन रिंग देखने को मिलेगा, है ना। ये क्लियर करते हुए चल लेना जी। देखो नेप्थोक्विनोन रिंग निकल कर आ गया, तो भैया ये देखो आप केमिस्ट्री के बेसिस पर भी अगर देखोगे तो बायोकेमिस्ट्री के साइड से भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, और यहाँ कोग्नोसी में देखोगे तो सिंपल बेसिक न्यूक्लियस ही पूछ लिया, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, व्हाट इज द बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बताओ जी, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर पूछ रहा है। एमाइनो एसिड विथ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड रहता है, या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल रहता है विथ एल्डिहाइड्स और कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव्स, फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल बैकबोन, या न्यूक्लियोटाइड विथ फॉस्फेट ग्रुप्स। बताओ क्या आएगा यहाँ पर सही आंसर। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी है ना, एल्डिहाइड के साथ कीटोन है, और उसके दूसरे डेरिवेटिव्स भी उसके दूसरे कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, इन व्हाट फॉर्म डू कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरीली
स्टोर एनर्जी टू मीट द इमीडिएट डिमांड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, प्राइमरी तौर पे अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो वो किस फॉर्म में हमारे बॉडी में या प्लांट में डिपॉजिट होते हैं। सेलुलोज के फॉर्म में स्टोर होके रहता है, स्टार्च के फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन या चिटिन की बात करेंगे, है ना। तो आपने इस चीज को कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट में भी देखा होगा, ग्लाइकोसाइड वाले पार्ट भी अच्छे तरीके से देखा होगा। ग्लाइकन पार्ट, ए ग्लाइकॉन पार्ट याद करो, है ना। तो ग्लाइकोजन वाला जो पार्ट रहेगा, है ना, उसके बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के नाम पे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। एल्डोज शुगर कौन सा है जी इसमें से? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, एरिथ्रोलोज है या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। एल्डोज शुगर की बात करेंगे, है ना। देखो थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट निकल कर आ रहा है ना, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ग्लूकोज देखेंगे, एल्डोज शुगर के तौर पे ग्लूकोज आ गया है ना, और इसके बाद राइबोज निकल कर आएगा, ये सब देखते हुए चल लेंगे। ठीक है, चलो एरिथ्रोज, और एरिथ्रोज आपका एल्डोज में आ गया और एरिथ्रोलोज आपका कीटोज में आएगा, है ना। चलो अगला देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द किलानी फिशर सिंथेसिस इन द कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री ना। किलानी फिशर सिंथेसिस की बात करेंगे। डिक्रीज करता है, यहाँ पर पहले ऑप्शन देखेंगे, टू डिक्रीज द चेन लेंथ ऑफ एन एल्डोज बाय रिमूविंग 1 कार्बन एट अ टाइम। ठीक है, कितना कार्बन रिमूव हो रहा है? तो 1 कार्बन रिमूव हो रहा है। अगला कन्वर्ट करता है कीटोज इनटू एल्डोज, है ना, कीटोज को एल्डोज में चेंज कर रहा है थ्रू आइसोमराइजेशन। या इंक्रीज करता है जो कार्बन लेंथ ऑफ एन एल्डोज बाय 1 कार्बन एट अ टाइम, है ना। चलिए अगला बात करेंगे, सिंथेसाइज पॉलीसैकेराइड फ्रॉम मोनोसैकेराइड्स। चलो यहाँ पर सही आंसर क्या निकलेगा जी? प्राइमरी पर्पस बताएंगे किलानी फिशर, तो इंक्रीज होता है चेन लेंथ, है ना। चेन लेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एल्डोज का बाय 1 कार्बन एट अ टाइम। ठीक है, 1 कार्बन यहाँ पर एडिशन निकल कर आ जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हुए चल लो, समझ में आ जाएगा आपको सही आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएंगे। टू sugars with which differ from one another in configuration around a single carbon atom are termed as। ठीक है, क्या है? कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर अगर हम 2 शुगर देख रहे हैं, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, है ना, अगर उनका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए, है ना, और उसमें कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं वो अलग रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? एपीमर बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर। भैया बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो सही आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर? एपीमर के साथ चल लेंगे, है ना। ये देखते हुए चल लो भैया, डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज, डी मैनोज निकल कर आ जाएगा, है ना। ये क्लियर करते हुए चलना, ग्लूकोज है, मैनोज है, ये दोनों निकल कर आ जाएगा एपीमर। ठीक है, चलो आगे देखो, ड्रग क्लासिफाइड एज एंटी एंड्रोजन क्लास। ठीक है, एंटी एंड्रोजन के तौर पर कौन सा ड्रग यहाँ पर आ रहा है? फ्लूटामाइड निकल कर आएगा। अगला देखेंगे, गोसेरेलिन आ जाएगा, टैमोक्सीफेन आ जाएगा, या फॉस्फेस्ट्रॉल निकल के आएगा, है ना। तो एंटी एंड्रोजन, एंटी कैंसर वाला ड्रग क्लासिफिकेशन याद करो। एंटी कैंसर में जो हार्मोनल ड्रग्स थे उनका क्लासिफिकेशन याद करो, सही आंसर निकल कर आएगा क्या? यहाँ पर फ्लूटामाइड। बाकी सभी ड्रग्स एक बार देखते हुए चलेंगे, है ना। सारे के सारे ड्रग्स का क्लासिफिकेशन एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में निकल कर आ गया प्रेडनिसोलोन। एस्ट्रोजन के लिए कौन सा आ रहा है? फॉस्फोस्ट्रॉल निकल कर आएगा। इसके बाद सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स टैमोक्सीफेन आ जा रहा है। ठीक है, एंटी एंड्रोजन अभी देखे तो फ्लूटामाइड, है ना, फ्लूटामाइड, टामाइड वाले ड्रग्स आ रहे हैं, देखो बिकालूटामाइड आ रहा है, जितना टामाइड आ जाएगा ये निकल कर आ जाएगा।
एरोमेटेज इनहिबिटर के तौर पर, है ना, यहाँ पर एनास्ट्रोजोल देख लिए। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, है ना, फिनास्टिराइड आ जाएगा। GnRH एनालॉग्स की बात करेंगे, है ना, ये गॉसेरेलिन, रेलिन वाले जो है ना, नाफारेलिन, गॉसेरेलिन, ये सभी रेलिन वाले ड्रग्स। प्रोजेस्टिन में क्या निकल कर आ गया, तो ये देखते हुए चलो। तो ये सारे के सारे भैया ड्रग्स का क्लासिफिकेशन एक बार जरूर से क्लियर करना, है ना। किसी भी देखो फार्मासिस्ट एग्जाम में बैठते हो या फार्मा रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, फार्माकोलॉजी में अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, 100 क्वेश्चन का पेपर हो रहा है, तो फार्माकोलॉजी ना अपने अपने में नहीं में 25 से 28 क्वेश्चन कैरी करता है। 25 से 28 क्वेश्चन, और इस 25 से 28 क्वेश्चन में कम से कम मिनिमम बता रहा हूं 5 क्वेश्चन तो क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट पूछता है। डायरेक्ट क्यों, कौन से क्लास में है। इसके अलावा 4-5 और भी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो उसका मैकेनिज्म पूछ देता है। अब यह मैकेनिज्म पूछ दिया तो वो भी तो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन आपको बता ही देता ना। जैसे H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पूछ दिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन ही तो चला गया, मैकेनिज्म आपको पूछा तो क्लासिफिकेशन में ही समझ। क्लासिफिकेशन आपका 90% मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। क्लासिफिकेशन कर लोगे तो 90% चीज आपने कंप्लीट कर लिया। चलो, चूज द करेक्ट पेयर, सही पेयर यहाँ पर निकालते हुए चलेंगे जी। कार्बिल एमिन टेस्ट, ठीक है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमिन्स के लिए होता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट प्राइमरी एमिन्स के लिए होता है। लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट जो है सेकेंडरी एमिन के लिए होता है, या हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट सेकेंडरी एमिन के लिए होगा। तो यहाँ पर आपको सही करेक्ट आंसर निकालते हुए चलना है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल की बात करेंगे तो ये सेकेंडरी एमिन्स के लिए होता है ना। यहाँ पर एक बार जरूर से क्लियर करते हुए चलना भैया, कौन से चीज कौन सा में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार जरूर से देखते चलेंगे, है ना। जैसे आइसोसाइनाइड टेस्ट की बात करते हैं ना, प्राइमरी एमिन्स के लिए हो रहा है, तो एक बार इस चीज को जरूर से देखना, है ना। ऐसे केमिकल टेस्ट जो है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट बनते हैं। डायरेक्ट वन लाइनर वाले क्वेश्चन यहाँ पर बनकर आएगा। प्राइमरी एमिन के लिए पूछ दिया, सेकेंडरी एमिन के लिए पूछ दिया, तो ध्यान में रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है। सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट इन इंडियन फार्माकोपिया फॉर, बताओ जी, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का इस्तेमाल किस चीज के लिमिट टेस्ट में होता है। लेड के होता है, आयरन में होता है जी नहीं, क्लोराइड में होता है बिल्कुल, है ना, या मर्क्यूरी में होता है। क्लोराइड के साथ आएगा ना, ऐसा, ठीक है। क्लोराइड लिया, यहाँ पर AgNO3 लिया, क्या बनता है ना, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बनेगा, है ना, AgCl2, और इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये देख लो। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि भैया हाँ इसमें क्लोराइड प्रेजेंट है ना। ये क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। चलो अगला देखो, आइसोटोप्स डिफर इन, आइसोटोप्स इसमें क्या डिफरेंट रहता है जी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वैलेंसी ऑफ द वैलेंसी नंबर, केमिकल एक्टिविटी, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स आप सभी ने देखा होगा, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। अलग अलग न्यूट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर चेंज हो जाएगी, है ना, ध्यान में रखना, है ना। बट देखते हुए चलेंगे, देखो यहाँ सेम प्रोटॉन रहेगा, प्रोटॉन नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन्स की संख्या ना। यहाँ पर न्यूट्रॉन देखे, कार्बन 14 है, 13 है, इसमें 12 है, ठीक है। चलो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थिकोइक एसिड यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर, थिकोइक एसिड किसके लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं जी। आयरन के लिए, क्लोराइड के लिए, सल्फेट या लेड के लिए करेंगे। क्या निकल कर आ जाएगा, बहुत इजी सा है। देखो पर्पल कलर बनाता है आयरन, अगर देखोगे ना तो यहाँ पर थायोग्लाइकोलिक एसिड निकल कर आ जाएगा, है ना। ये देख लो, अगर हमने देखा फेरस आयन
ठीक है। फेरस आयन को थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे साइट्रिक एसिड या अमोनिकल अल्कालाइन सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, तो फेरस थायोग्लाइकोलेट बनेगा। और पर्पल कलर का एक कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ये क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पर कर रहा है जी, अभी देखे तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड्स अपॉन इंटरेक्शन ऑफ आयरन विथ, तो क्या हो रहा है, फेरस आयन का किसके साथ रिएक्शन हो रहा था ये बताओ, बेरियम सल्फेट रिएक्शन, नहीं ये तो BaSO4 बेरियम सल्फेट रिएक्शन हट जाएगा तुरंत, ठीक है। आगे देखेंगे डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, नहीं, थायोग्लाइकोलिक एसिड बिल्कुल है ना, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ ये फेरस थायोग्लाइकोलेट सॉल्यूशन बना रहा था, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा था, पर्पल कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा था, ठीक है। चलो ये क्लियर करो। अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट टेस्ट से आ रहा है फिर से, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड है ना, विच इज कंपेयर्ड, भाई जब हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करते हैं वही जहां पर AgCl बन रहा है ना, AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो हम किस चीज को चेक करते हैं जी, इसकी टर्बिडिटी, नहीं अगर प्रेसिपिटेट बना तो टर्बिडिटी चेक करके कोई मतलब का नहीं है। ओफेल्सेंस की बात करते हैं, फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, कलर की बात करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आएगा। ओफेल्सेंस की बात करेंगे जिसमें हम स्टैंडर्ड से चेक करते हैं कि भाई हमारा जो प्रेसिपिटेट बना है ना, उसमें अगर ब्राइटनेस देख लो या अगर उसमें उसकी इंटेंसिटी देखते हो, तो भाई अगर नॉर्मल से जो इसका स्टैंडर्ड है अगर उससे ज़्यादा मिलेगा तो भाई जाहिर सी बात है इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है ना, ये क्लियर करना। टर्बिडिटी, फ्लोरेसेंस ये सब कुछ हट जाएगा। चलो आगे देखो, पार्टिकल साइज ऑफ नैनो सस्पेंशन, नैनो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बताओ जी। 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, 10 नैनोमीटर होता है, 10 नैनोमीटर होता है, या 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर होगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर सही आंसर, चलो जल्दी से बताते चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे है ना। नैनो सस्पेंशन 10 नैनोमीटर की बात करेंगे, पार्टिकल साइज कितना आ जाएगा जी, 10 नैनोमीटर, देखते हुए चलना ना। कोलॉइडल सस्पेंशन के लिए, कोर्स सस्पेंशन, ये सभी साइज इनका देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काउल्टर काउंटर का इस्तेमाल किस चीज के लिए, किस पर्पज के लिए करते हैं, साइज रिडक्शन के लिए करते हैं, क्रिस्टलिनिटी के लिए और सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, या फ्लो प्रॉपर्टी। काउंटर है ना, इसका इस्तेमाल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर किया जाएगा। भाई काउंटर ध्यान में रखते हुए चलना है ना, यहाँ पर पार्टिकल साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी मेजरमेंट, आपने फिजिकल फार्मेसी में ये पार्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा। एक छोटा सा होल रहता है जिससे पार्टिकल्स कोलॉइडल सस्पेंशन को पास करवाते हैं और उसके बेसिस पर पता चलता है कौन से पार्टिकल्स का क्या साइज है और उसके साइज के बेसिस पर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग रेंजेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे, तो फोम स्टेबिलिटी इज मेजर्ड बाय, अगर हम फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स की बात करते हैं तो एरोसॉल्स का इवोल्यूशन में आपने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कि हम पहले उसका फोम चेक करते हैं, फोम निकल रहा है और वो फोम कितने समय तक स्टेबल है, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल या बब कोन विस्कोमीटर, है ना, रोटेशनल विस्कोमीटर या बब कोन विस्कोमीटर। चलो यहाँ पर क्लियर करना, तो रोटेशनल विस्कोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। एक बार जरूर से इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसका पूरा कंप्लीट चीज, एक कंप्लीट एरोसोल का देखते हुए चलना, है ना। तो एरोसोल के लिए नेट क्वांटिटी है ना, यहाँ पर बात कर लेंगे। डिटरमाइंड, नेट क्वांटिटी मतलब डिटरमाइंड बाय द वेइंग एम्प्टी कंटेनर, ठीक है। एम्प्टी कंटेनर को हम वे करेंगे और उसके बाद फिर उसमें पूरा फिल करने के बाद फिर से उसको वेट करेंगे, तो पता चलेगा कि भैया कितना नेट क्वांटिटी उसका कितना है, एग्जैक्ट कितना है, ठीक है।
फोम स्टेबिलिटी देख लिए, रोटेशनल विस्कोमीटर के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हीट एक्सचेंज, है ना, हीट एक्सचेंज आर नॉट यूज्ड इन, किस कंडीशन में हम हीट एक्सचेंज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो देखो हीट का जरूरत कहाँ कहाँ पे पड़ रहा है, कहाँ पर नहीं पड़ रहा है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्रिस्टलाइजेशन, साइज सेपरेशन, इवापोरेशन एंड ड्राइंग। हमको गर्म करने का जरूरत कहाँ कहाँ पर पड़ा, क्रिस्टलाइजेशन में जरूरत पड़ा, बिल्कुल, है ना, क्योंकि जैसे अल्कोहल के साथ हम किसी भी कोई सा भी हमारा केमिकल बना हुआ है, पाउडर है, हम उसको फिर से रिक्रिस्टलाइज करेंगे, है ना, तो हमको हीट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि हीट करके उसका पूरा सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको ठंडा होने रख देते हैं, इसमें जरूरत पड़ रहा है। साइज सेपरेशन, क्या इसमें जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, साइज सेपरेशन में कोई रोल नहीं रहता। इवापोरेशन, बिल्कुल भाई, गर्म करोगे तभी तो वेपर बनेगा। ड्राइंग के लिए भी हमको हीट का जरूरत पड़ रहा है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट लगा लो, आंसर आपके हाथ में है। साइज सेपरेशन में बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फ्रिक्शनल फोर्स, ना, फ्रिक्शनल फोर्स इन अ लूज पाउडर इज डिटरमाइंड बाय, कोई सा भी पाउडर है हमारे पास, है ना, हमारे पास कोई सा भी पाउडर है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, कौन सा मेथड से पता चलेगा कि उसके पार्टिकल्स का आपस में फ्रिक्शन कैसा है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है या कम है। तो पैक्ड बल्क डेंसिटी, देखो अब बहुत से लोग बल्क डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट में जाओगे, ये जाहिर सी बात है होता ही है, लेकिन देखो बल्क डेंसिटी में हम इंट्रा स्पेस देखते हैं, इंट्रा स्पेस, इंट्रा पार्टिकुलर स्पेस, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, इसको देखा जाता है ना, स्पेस देखेंगे, यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है। पैक्ड बल्क डेंसिटी नहीं, लूज बल्क डेंसिटी भी हटा दो, ग्रेन्यूल डेंसिटी भी नहीं, एंगल ऑफ रिपोज, बिल्कुल, है ना भैया, एंगल ऑफ रिपोज हम क्या करते हैं भाई, हम पाउडर को फ्लो करते हैं, देखते हैं कि स्लोप कैसा बन रहा है। अगर ज़्यादा बड़ा, अगर मान के चलो स्लोप जो है वो देखो दो कंडीशन होता है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ से, इसमें हमने पाउडर रखा है, इसको नीचे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका सरफेस हो गया। एक कंडीशन ऐसा आ रहा है, एक कंडीशन क्या निकल रहा है, एक कंडीशन ऐसा आ रहा है जहां पर ये जो स्लोप बन रहा है वो ऐसा इतना बड़ा सा बन रहा है, क्या बन रहा है, ऐसा बड़ा सा बन रहा है, और एक कंडीशन जहां पर स्लोप ऐसा बन रहा है जी। बताओ, यहां पर फ्लो आसानी से हो जा रहा है क्योंकि यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कम है। यहां पर फ्लो नहीं हो पाया, देखो ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाया क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, समझे, ज़्यादा होने के कारण फ्लो प्रॉपर्टी कम हो गया। तो ये देखते हुए चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज के साथ चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्वीजिंग आउट ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम का स्क्वीजिंग आउट, बाहर निकल जाना, एज ड्रॉपलेट कैन बी डिटरमाइंड बाय, इसको कैसे, किस तरीके से डिटरमाइन करोगे, है ना। इम्बिबिशन बोलते हैं, साइनेरेसिस के नाम से जानेंगे, थिक्सोट्रॉपी, ज़ेरो जेल्स के नाम से जानेंगे। चलो तो फिजिकल फार्मेसी में भी इसको पढ़े होगे, है ना, क्या निकल कर आएगा जी, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ चलेंगे, साइनेरेसिस, है ना। बाकी सब भी एक बार समझने की कोशिश करना है। इम्बिबिशन की बात करते हैं ना, टेकिंग अप ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड बाय अ जेल, है ना, कोई सा भी जेल के द्वारा जो लिक्विड एब्जॉर्ब हो रहा है वो इम्बिबिशन में निकल कर आ गया। चलो स्वेलिंग, है ना, तो कोई सा भी क्या कर रहा है जी, कोई सा भी जेल है ना, वो अपना वॉल्यूम अगर उसका बढ़ रहा है, जेल है उसने लिक्विड का एब्जॉर्ब किया और अगर उसका वॉल्यूम बढ़ा, है ना, वो निकल कर आएगा स्वेलिंग में। साइनेरेसिस देख लिया अभी, थिक्सोट्रॉपी देख लो, है ना, जेल सॉल फॉर्मेशन, और ज़ेरो जेल्स की बात करते हैं ना, लिक्विड इज रिमूव्ड फ्रॉम अ जेल एंड ओनली द फ्रेमवर्क इज रिमेन, ठीक है, लिक्विड क्या निकल गया और सिर्फ फ्रेमवर्क यहाँ पर बचा हुआ है, ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हल्का सा मिस्टेक हो सकता है, हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो इन सभी को जरूर से ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट देखो द मोस्ट क्रूशियल एंड फर्स्ट स्टेप है ना, मोस्ट क्रूशियल एंड द फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग। बताओ जी, मार्केटिंग में सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप कौन सा होना चाहिए? पहला देखेंगे डिजाइनिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हमको किस तरीके से मार्केटिंग करना है, ठीक है, कौन कौन सा प्रोडक्ट को हमको ज़्यादा फोकस करना है, ये सब एक स्ट्रेटजी बनाना, एक प्लानिंग बनाना। दूसरा आता है क्रिएट कस्टमर डिलाइट। ठीक है, कस्टमर डिलाइट इसको रेडी करना, या अंडरस्टैंड कस्टमर नीड एंड वांट्स। कस्टमर को क्या चाहिए, किस चीज़ का ज़रूरत है, ठीक है, किस चीज़ का डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, उस चीज़ को पहले समझना। या कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर। देखो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में सबसे पहला भाई, कोई सा भाई अगर आप मार्केट में जा रहे हो या कुछ भी चीज़, अगर आप जैसे आप एक फार्मेसी भी ओपन कर रहे हो, तो सबसे पहला चीज़ होता है कि आपको कस्टमर का नीड जानना है। भाई कस्टमर को किस तरीके का ज़रूरत है, या आप जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया में अधिकतर किस टाइप के पेशेंट आ रहे हैं। पता चला वहाँ पर अधिकतर शुगर के, बीपी के पेशेंट आ रहे हैं और आप नॉर्मल दवाई रख रहे हो, आप ये दवाई रख ही नहीं रहे हो, है ना। जिस तरीके के पेशेंट आए उस तरीके का मेडिसिन आपके पास है ही नहीं। बाकी दूसरे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन आपने भर के रखा हुआ है अपने फार्मेसी में, तो क्या फार्मेसी ठीक से चल पाएगा? नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, अच्छे से नहीं चल पाएगा, क्योंकि भाई पेशेंट को जो चाहिए वो आपके पास मिल ही नहीं रहा है। तो सबसे पहला, अगर आपको मार्केट में अपना पकड़ बनाना है, तो सबसे पहला चीज़ है कस्टमर का डिमांड को समझना, कस्टमर का ज़रूरत समझना और उसके हिसाब से आपको रेडी करना। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ होता है मार्केट में कस्टमर का नीड समझना, उसके हिसाब से फिर आप पहले कस्टमर का नीड समझोगे, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाओगे, है ना। और स्ट्रेटजी बनाने के बाद, अब स्ट्रेटजी बना लिए, फिर उन सब चीज़ों को रेडी करते हुए चलोगे, उसको कंस्ट्रक्ट करोगे, उनको पूरा रेडी करोगे, है ना। उसके बाद फिर अपना प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाओगे, और जब आपका प्रोडक्ट जाएगा कस्टमर के पास, है ना, तब आप कस्टमर से अपने लिए एक अच्छा रिव्यू, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन, है ना, और कस्टमर का वैल्यू कैप्चर करोगे। ठीक है, ये देखना। अगला क्वेश्चन देखो, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, किसी भी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बनने के लिए मिनिमम, कम से कम कितने लोगों का जरूरत पड़ता है, कितने लोग वहां पर होने चाहिए? 2, 3, 7 या 10 की बात करेंगे। मिनिमम कितने हो जाएंगे जी? 2 होता है ना, मिनिमम 2, और उसमें से एक क्या होता है, एक जो वहां पर रहेगा, अगर बोल लो एक वहाँ का चेयरमैन, तो दूसरा उसका वाइस चेयरमैन, है ना, यानी एक कोऑर्डिनेटर ना, अगर एक डायरेक्टर है तो एक उसका वाइस डायरेक्टर, ऐसा मान के चलो। ठीक है, चलो ये क्लियर करते हुए चलना। मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स और मैक्सिमम 200 यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेक्शन 9 ऑफ द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, है ना, स्पेशली अबाउट सेक्शन 9 अगर देखोगे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, कौन से मेडिसिन दर्शाता है जी? एंटी माइग्रेन मेडिसिन, ऐसे मेडिसिन जिनका इस्तेमाल माइग्रेन के ट्रीटमेंट में करते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिसिन, एंटी पार्किंसन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, या एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन का इस्तेमाल होगा। चलो क्या आ जाएगा यहाँ पर सही आंसर? सेक्शन 9 की बात करते हैं तो ऐसे ड्रग्स, है ना, ऐसे मेडिसिन जो पार्किंसन में यूज करते हैं, तो एंटी पार्किंसन मेडिसिन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो बाकी सब ऑप्शंस भी एक बार जरूर से गो थ्रू हो जाएंगे। सेक्शन 1 में एनेस्थेसिया, एनेस्थेटिक मेडिसिन आ जाते हैं, पहला सेक्शन। सेक्शन 2 में देख लिए तो एनाल्जेसिक आ रहा है यहाँ पर, एंटीपायरेटिक जैसे पैरासीटामोल वाले ड्रग्स हैं वो सभी आ जाएंगे। सेक्शन 3 में आपका एंटी एलर्जिक ड्रग्स, 4 में एंटीडोट आएंगे, 5 में एंटी कन्वल्जेंट, 6 एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन, 7th में एंटी माइग्रेन मेडिसिन, है ना, माइग्रेन में यूज होने वाले 7th में आ जाएंगे, है ना। इसके बाद एंटी नियोप्लास्टिक
कैंसर वाले, एंटी कैंसर वाले जो ड्रग्स हैं सेक्शन 8। सेक्शन 9 में देखोगे तो एंटी पार्किंसन वाले ड्रग्स है ना। 10th में आ जाएगा जो मेडिसिन इफेक्ट करता है ब्लड को, और उसके बाद सेक्शन 11 में ब्लड प्रोडक्ट्स, प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स। सेक्शन 12 कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन, ये सब देखते हुए चल लेंगे, ठीक है। सेक्शन 13 में डर्माटोलॉजिकल मेडिसिन यूज होता है, जो टॉपिकली यूज किए जाते हैं स्किन में, वो सभी आ जाएंगे। 14 में डायग्नोस्टिक एजेंट, 15 में डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक आ जाते हैं। 16th में आपके डायूरेटिक्स आ जाएंगे। 17 नंबर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिसिन, और 18th में हॉर्मोन्स आ गए। 19 चले तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, और 20 नंबर पर मसल रिलैक्सेंट, जैसे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर काम करने वाले ड्रग्स हैं। 21 नंबर पर ऑप्थेल्मिक या ऑप्थेल्मोलॉजिक प्रिपरेशन, आईज में यूज करने वाले मेडिसिन। 22nd में ऑक्सीटोसिस या एंटी ऑक्सीटोसिस वाले मेडिसिन, और 23 में पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन, ठीक है, डायलिसिस सॉल्यूशन आ जाएगा। 24 साइकोथेरेपेटिक मेडिसिन, 25 में मेडिसिन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक पर काम करता है। 26 पर सॉल्यूशंस है ना, सॉल्यूशन जैसे वाटर, इलेक्ट्रोलाइट है ना, बैलेंस इसको मेंटेन करने वाले। 27 में विटामिन और मिनरल्स है ना। तो पूरा अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे डायूरेटिक हो गया, एंटी कैंसर हो गया, ब्लड प्रोडक्ट हो रहा है, एंटी माइग्रेन, एंटी पार्किंसन वाले ड्रग्स, तो जो मोस्ट पॉपुलर है, थोड़े इंपॉर्टेंट है, उनका सेक्शन जरूर से याद करना। अगला क्वेश्चन देखो, ऑल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद, जितने भी शॉप्स हैं है ना, एस्टेब्लिशमेंट हैं, इन सभी को रजिस्टर इनका किसके द्वारा होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या कमिश्नर के द्वारा होना चाहिए, या चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा होगा? बताइए। सारे शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो किसके द्वारा आ जाएगा? एक चीफ इंस्पेक्टर ना, एक चीफ इंस्पेक्टर के अंतर्गत भाई सभी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, एक चीफ इंस्पेक्टर क्लियर करते चलना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एक्ट प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम लिमिट ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज, ठीक है। मिनिमम वेजेस, भाई कोई सा भी वर्कर है, कोई सा भी लेबर है, तो उसको काम करने के लिए हमको मिनिमम इतने पैसे देना ही है। तो ये सब चीज किस एक्ट के अंतर्गत कवर होता है? पहला बोल दिया पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, फैक्ट्री एक्ट 1948 आ जाएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, या चाइल्ड लेबर या प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो भाई कोई सा भी वर्कर है, फैक्ट्री में काम कर रहा है या कहीं पर भी काम कर रहा है, तो मिनिमम इतना पैसा होना चाहिए, हफ्ते में इतने दिन का छुट्टी होना चाहिए, मिनिमम वर्किंग आवर्स, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, ये सब कुछ अगर देखोगे तो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत आएगा। किसके अंदर जी? मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एनोमोसाइटिक स्टोमाटा एंड टी शेप्ड कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट इन विच वोलाटाइल ऑयल ड्रग्स, ठीक है। टी शेप्ड क्रोमोसोम्स है, कैसे? कवरिंग क्रोमोसोम्स है, और एनोमोसाइटिक स्टोमाटा है। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा देखते हुए चलेंगे ना। क्रिसेंथीमम फैमिली से आ रहा है, फोनिकुलम वल्गेरी से आ रहा है, पिम्पिनेला एनिसम से आएगा, या आर्टेमिसिया एनुआ। चलो तो ये क्लियर करेंगे जी। एनोमोसाइटिक है, एनोमोसाइटिक स्टोमाटा है, आर्टेमिसिया एनुआ, आर्टेमिसिन जिसमें प्रेजेंट होता है, आर्टेमिसिया एनुआ ध्यान रखना। तो भाई ऐसे ये देखो माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक हुआ ना, माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन निकल सकता है, माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक जरूर से ध्यान में रखना, और खासकर जो पॉपुलर ड्रग्स है ना उन सभी को जरूर से रिमेंबर करेंगे। चलो नेक्स्ट बात करेंगे तो पार्टिकल विच आर डीपली बॉन्डेड
सेटल रैपिडली, इजीली रिडिस्पर्सिबल आर नोन एज। ठीक है, देखो दो तरीके के फ्लॉक्स बनते हैं ना, ध्यान रखना, एक फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है, एक डीफ्लॉकुलेटेड होता है ना। तो फ्लॉक्यूल्स की अगर बात करोगे तो फ्लॉक्यूल्स क्या होता है, ये छोटे छोटे स्मॉल फ्लॉक्स बनाता है और ये आसानी से अगर इसको हिलाओगे, शेक करोगे तो वापस से रीडिस्पर्स होके फिर सस्पेंशन बना लेगा, फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो कोगुलेस नहीं आएगा। डीफ्लॉक्यूल्स, भाई डीफ्लॉक्यूल्स ये इनको रीडिस्पर्स कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इजीली रीडिस्पर्सिबल की बात करते हैं तो फ्लॉक्यूल्स आएंगे, ये क्लियर करेंगे, है ना। फ्लॉक्यूल्स आसानी से रीडिस्पर्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट इसका आसानी से रीडिस्पर्सिबल होता है, ये क्लियर करते चलेंगे। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई रहेगा, सेडिमेंट रैपिडली फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। अगर हम मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, यानी ऑटोक्लेव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर हमारे पास प्रेशर भी है, मॉइस्चर भी है और हीट भी है, उस कंडीशन पर ऑटोक्लेव का वर्किंग कंडीशन आपको बताना है। तो 91 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 181 डिग्री या 151, तो एक आइडियल है ना। अगर एक आइडियल लेकर चलोगे मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए या पर्टिकुलर ऑटोक्लेव के लिए, तो 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स कितना रहता है जी, 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए। एक बार जरूर से देखना, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन और ड्राई हीट देख लो। देखो ड्राई हीट में हमने हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल किया, मॉइस्ट हीट में हमने ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किया। यहाँ पर टेम्परेचर देखो, ड्राई हीट में 160 डिग्री सेल्सियस पर अगर ऑपरेट कर रहे हो तो 2 घंटे के लिए स्टेराइल करना पड़ेगा, 170 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे, 180 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए। ऑटोक्लेव की बात कर लो तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर 115 से 118 है तो 30 मिनट, 121 है तो 15 मिनट, 126 है तो 10 मिनट। एक चीज का ध्यान दिया आपने, यहाँ पर कॉमन याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, जैसे देखो जहां जहां टेम्परेचर, देखो यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 10 डिग्री बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी 10 डिग्री सेल्सियस। भाई टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे एक्सपोजर टाइम उतना कम होगा। 2 घंटे का था, 160 डिग्री सेल्सियस में 2 घंटा है ना, तो 170 डिग्री सेल्सियस किए तो अब 1 घंटे में हो गया काम। तो वैसे ही वहां पर भी रहेगा। ध्यान रखेंगे स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्सपोजर टाइम यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल रिमेंबर करते हुए चलना। जिन जिन क्वेश्चंस को मैंने कमेंट के लिए बोला है तो उन क्वेश्चंस का आपको कमेंट करके सही आंसर बताना है और इसको प्रॉपर तरीके से देखते चलना। आगे और भी मॉडल पेपर्स हैं, उनको भी अपन कवर अप करते चलेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। नई नई चीज़ें यहाँ पर समझेंगे, कोशिश करेंगे सबको इजी तरीके से कवर अप करने का। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।